लेट्स स्टार्ट। फाइव पॉइंट, ओके, ठीक है। लेट्स स्टार्ट गाइस। ओके, क्या हुआ? अच्छा, इसके आ जाओ तुम लोग, चलो। ओके, क्रेजी वर्ड हो क्या सैटरडे का इफेक्ट हो रहा है क्या आप लोगों को? चलो आ जाइए, उस बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले आ जाइए, क्लास शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, क्या हाल है? हमारे बढ़िया हाल है बेटा, आपके क्या हाल है? ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। ओके, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन हु इज वाचिंग द लेक्चर वर्चुअली ऑल्सो। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाला है विच इज गोइंग टू बी रिलेटिंग टू लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। किसके ऊपर है? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। ओके, ये पीपीटी जो आपको आपकी आंखों के सामने नजर आ रहा है, ये हमने होल्डिंग और सब्सिडरी के वक्त भी देखा था। तो आप लोग जानते हो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यस और नो गाइस? फिक्टिशियस है या आर्टिफिशियल है? सो इट एग्जिस्ट इन द आईज ऑफ लॉ। सिर्फ उसका बर्थ नेचुरल नहीं होता है, इट्स क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एंड दैट इज व्हाई द कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। और वहीं पे हमने देखा था कि यही कंपनी को चलाने वाले पर्दे के पीछे होते हैं। ये हो सकते हैं या तो कंपनी के डायरेक्टर्स या तो कंपनी के शेयर होल्डर्स। बट हुआ क्या है ना, हमने तो कंपनी के फीचर्स में बता दिया है कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन। हमने कह दिया कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग। और ये सेपरेट स्टेटस की वजह से अब कंपनी अपने नाम पे एसेट्स खरीद सकती है, अपने ही नाम पे लाइबिलिटीज भी इनकर कर सकती है। अरे हाँ है ना? तब ऐसे केस में माय डियर फ्रेंड्स कंपनी का सेपरेट स्टेटस है। अब आप सोचो, भले ही सेपरेट स्टेटस है, हमने कंपनी को पावर दे दिया अपने खुद के नाम पे ट्रांजैक्शन एंटर करने के लिए, बट रियलिटी आप सोचो, भले ही ये एक पर्सन है और इसके पास सारे पावर्स है, बट क्या कठपुतली खुद नाच सकती है? नहीं। क्या उसको नचाया जाता है? कल जाके कंपनी के नाम पे कुछ कांड हुआ, आप समझो इसके जिम्मेदार कठपुतली नहीं होती है, यस, इसके जिम्मेदार उसको नचाने वाले होते हैं। देखो आप खुद सोच लो, आप कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो और कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के बाद आपने कंपनी के नाम पे कुछ गलत काम कर दिया, आपने कंपनी के नाम पे कुछ गलत काम कर दिया। अब ऐसे केस में आपने तो कंपनी के नाम पे कुछ गलत काम कर लिया और जब लॉ मेकर्स आपको पकड़ने आए तो आपने कह दिया नहीं नहीं गलत काम मैंने नहीं, कंपनी ने किया है, जेल भेजना है तो कंपनी को भेजो, फाइन लगाना है तो कंपनी के ऊपर लगाओ। बट आप बताओ क्या कंपनी को जेल भेज सकते हैं? और क्या कंपनी ने खुद अपने लिए ये कांड किया है? उसके नाम पे किसी और ने ये कांड किया है। तो अब हम क्या करेंगे? कंपनी के नाम पे कोई भी गलत ट्रांजैक्शन अगर हुआ तो ऐसे केस में हम कंपनी को नहीं, पर्दे के पीछे जो लोग खड़े हैं उनको सजा देंगे। मतलब हमने क्या कर दिया है? पर्दे को उठा दिया है।
कितने सिंसियरली मैं एक्सप्लेन कर रही थी वाहियात बच्चों, राधे राधे। और आप लोग तो खैर वैसे जानते हो, पर्दा जो उड़ गया तो भेद खुल जाएगा, गाना सुना आप लोगों ने? अच्छा तो सुनो मेरी बात, गाना सुनाओ ना, अभी यही बाकी है, डांस भी कर लेते साथ में, है ना, सब कर लेते बेटा। चलो आ जाइए यहाँ पे, सुनो मेरी बात। तो अब देखो ये कंपनी है एंड देन देयर इज अ व्हील। व्हील इज कौन है? व्हील इज नथिंग बट इट्स लाइक अ पर्दा ओनली। और इसी व्हील के पीछे हमारे डायरेक्टर्स है और मेंबर्स है, हाँ शेयर होल्डर्स है। सो नाउ द लॉ मेकर्स से जरूर हमने कंपनी को एक सेपरेट स्टेटस दिया है, अग्रीड, हमने कंपनी को पावर दिया है अपने नाम पे ट्रांजैक्शन करने का, बट अगर कोई भी इंसान इस सेपरेट स्टेटस का गलत फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो अब उस केस में हम कंपनी को नहीं बल्कि मैनेजमेंट या ओनर्स को सजा देंगे। इसी को कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। मतलब हम पर्दे को उठा देते हैं और ये सेपरेट स्टेटस को डिसरिगार्ड करते हैं। डिसरिगार्ड मतलब समझता है, कोई रिगार्ड ना देना। कोई रिगार्ड ना देना मतलब क्या? इज्जत नहीं देना उसको। इन शॉर्ट ये कोई पर्दा है ही नहीं। मतलब कंपनी और मेंबर्स एक है और कंपनी और डायरेक्टर्स एक है, तो भले ही कंपनी के नाम पे गलत काम हुआ है, हम सजा डायरेक्टर्स को दे रहे हैं या हम सजा मेंबर्स को दे रहे हैं। आपको पता है कुछ समय पहले देयर वाज अ वेरी फेमस कंपनी सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड, और सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड में बहुत बड़ा कांड हुआ था। ओके, जब ये कांड बाहर आया हमने सत्यम लिमिटेड को जेल नहीं भेजा, आपको पता है हमने रामलिंगा राजू को जेल भेजा। नहीं पता है आप लोगों को? गौर से देखिए इस चेहरे को। आपको पता है कुछ समय पहले सुब्रत और रॉय सहारा को भी 3 साल की जेल हुई थी। खैर अभी तो उनका 3 साल का समय भी खत्म हो चुका है, नाउ ही इज नॉट इन जेल एनी मोर। बट सहारा ग्रुप में भी जब कांड हुआ था हमने सहारा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को जेल नहीं भेजा था। किसको जेल भेजा था? सुब्रत और रॉय सहारा। मतलब हमने क्या किया है? कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर दिया है। 1 मिनट रुको, आप क्या करो, एक छोटा सा वीडियो है सत्यम कंप्यूटर्स का, संभाल लो अपने आप को। देखो बच्चों, उसके बारे में बात करेंगे। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट के जरिए पब्लिक से पैसा उठाती है तो उसे आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। और आईपीओ लाने से पहले कंपनी को सेबी, जो कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है, उससे अप्रूवल लेना होता है, जिसके लिए कंपनी को सेबी के पास डीआरएचपी यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सबमिट करना होता है। डीआरएचपी एक तरह से कंपनी का पूरा बायोडेटा होता है, जिसमें कंपनी की लगभग सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि प्रमोटर्स और मैनेजमेंट की डिटेल्स, कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस, उस ग्रुप की बाकी कंपनीज के फाइनेंशियल डिटेल्स, कंपनी को किस लिए फंड की जरूरत है। 2010 को से ओएफसीडी यानी ऑप्शनल के चलते सेबी ही मानते हुए सहारा ग्रुप को आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये वीडियो, मैं आपको बताती हूँ, नॉट क्वाइट श्योर समझेगा या नहीं। नमस्कार, आज हम सत्यम स्कैम के बारे में बात करेंगे। 1987 में बी रामालिंगा राजू ने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ सत्यम कंप्यूटर की शुरुआत की, जो कि एक हैदराबाद बेस्ड आईटी कंपनी थी। सत्यम कंप्यूटर स्टार्ट करने से पहले बी रामालिंगा राजू का कॉटन मिल का बिजनेस था। 1991-92 में सत्यम कंप्यूटर बीएसई पर लिस्ट हो गई और 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो गई। सत्यम कंप्यूटर इंडिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनीज में से एक थी और उसके लिए सत्यम कंप्यूटर को और बी रामालिंगा राजू को कई अवार्ड्स मिले थे।
सत्यम अच्छे ग्रोथ ट्रैक पर थी, पर रियल एस्टेट में चल रही बूम की वजह से राजू का ध्यान रियल एस्टेट की तरफ जाने लगा। हैदराबाद में भी रियल एस्टेट के रेट्स तेजी से बढ़ रहे थे, तो राजू ने तेजी से हैदराबाद और अलग अलग जगह पर लैंड प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू किया। मेटस इंफ्रा, जिसे राजू ने 1988 में शुरू किया था, और मेटस प्रॉपर्टीज, इन कंपनीज के नाम पर, अपने फैमिली मेंबर्स के नाम पर और अपने नाम पर राजू प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। राजू बहुत ही अग्रेसिवली प्रॉपर्टीज खरीदने लगा। जब राजू को प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए और पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तब राजू सत्यम कंप्यूटर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनिपुलेट करने लगा, यानी उनमें हेराफेरी करने लगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी को एक्चुअल में 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर राजू 600 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता था। हम लोग विंडो ड्रेसिंग कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम लोग मतलब यहाँ पे सत्यम कंप्यूटर्स एक्चुअल में प्रॉफिट 60 करोड़ या सेल्स, और बुक्स में बता रहा है 600 करोड़। मतलब कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उन्होंने इन्फ्लेट किया। मतलब आप सोचो, ये 600 और 60 का जो भी गैप है, ये एक्चुअली बोगस सेल्स है। बोगस मतलब समझता है, रियलिटी में कभी ये सेल्स हुआ ही नहीं है। रियलिटी में कभी ये सेल्स हुआ ही नहीं है। ऐसा हमने झूठी झूठी बातें क्लेम करी है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि हमारा इतना सेल हो रहा है, इतना प्रॉफिट कमाया, हमारा इतना ग्रोथ हो रहा है, हम इतना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ऐसा मार्केट में एक ऑरा बना दिया, और जिसकी वजह से सत्यम वाज आल्सो डिक्लेयर्ड एज द 4th फास्टेस्ट ग्रोइंग आईटी कंपनीज इन इंडिया। बट रियलिटी में सच कुछ भी नहीं था, सब कुछ फेक था, सब कुछ फेक था। अब आप बताओ, सब आप लोग तो अभी सीए स्टूडेंट्स हो, अकाउंट्स के एक्सपर्ट हो आप लोग, अज्यूम्ड। अब ऐसे केस में अगर मैं ये बता रही हूं कि 600 करोड़ मेरा प्रॉफिट है, तो ऐसे केस में उतना कैश भी जनरेट हुआ है 600 करोड़, बट क्या उतना कैश रियलिटी में जनरेट हुआ है? तो अब मुझे अगर बैलेंस शीट को टैली करना है, सेल्स अगर मैं इन्फ्लेट कर रही हूं, मतलब मेरे को कैश इन हैंड या डेटर्स आया होगा, बट रियलिटी में क्या कैश इन हैंड आया होगा? क्योंकि ये सेल्स तो एक्चुअल सेल्स है ही नहीं, ये बोगस है। इसलिए वो अपने बैलेंस शीट में बताने लग गए कि जो पैसा आया है ना सेल करने के बाद, उसका हमने एफडी बना दिया है, फिक्स डिपॉजिट्स। और एफडी भी ऐसा फेक बताते गए, बताते गए, बताते गए, बताते गए, सेल्स बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, एक्सपेंसेस घटाते गए, घटाते गए, घटाते गए, और एक दिन ये गैप इतना ज्यादा बढ़ गया दैट इट वाज डिफिकल्ट फॉर राजू टू हैंडल इट। तो अब प्लान ए तो सैचुरेट हो गया था, सो ही हैड टू मूव टू प्लान बी। तो तब उन्होंने सोचा, अगर मैं कोई दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेता हूं, ये जो गैप मैंने बनाया है ना, ये मैं बता देता हूं एज इफ आई हैव पेड द परचेस कंसिडरेशन फॉर दिस अदर कंपनी, एंड दिस अदर कंपनी इज नन अदर देन माइटास। आपने देखा माइटास? और माइटास राजू के ही बेटे की कंपनी थी। इनफैक्ट सत्यम का अगर आप रिवर्स करते हो, SATYAM, और माइटास MAYTAS, माइटास अपने बेटे की कंपनी थी। सोचा ये गैप जो मैंने बनाया है वो मैं बुक्स में बता देता हूं कि ये पैसा मैंने माइटास को दे दिया है और उनसे कंपनी खरीद ली है, क्योंकि उनकी गुडविल उतनी ज्यादा थी। तो ऐसा उन्होंने सोचा, ऐसे करके मैं गैप क्लियर करके बता दूंगा कि मैंने टेक ओवर कर दिया है किसी दूसरी कंपनी को। बट देखो ये डिसीजन ना, मैंने आपको बताया था, हर डिसीजन डायरेक्टर्स नहीं ले सकते हैं। कुछ डिसीजंस लेने का पावर शेयर होल्डर्स के पास होता है। इसीलिए तो वो होल्डिंग सब्सिडी के पीपीटी में मैंने बताया था कि 2 लोगों के पास वो कठपुतली की डोर है, एक डायरेक्टर्स और एक शेयर होल्डर। तो ये एक डिसीजन है जिसका पावर सिर्फ डायरेक्टर्स के पास नहीं, डायरेक्टर्स के अप्रूवल के साथ साथ शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल लगता है। बट अब देखो, सत्यम कंप्यूटर्स वाज एन आईटी कंपनी एंड माइटास वाज अ प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कंपनी। सॉफ्टवेयर कंपनी का और रियल एस्टेट कंपनी का एक दूसरे से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। अगर आपको टेक ओवर करना भी है, आप कोई ऐसी कंपनीज को टेक ओवर करो जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है, तो देयर इज अ सेंस इन एक्सपेंशन ना। नहीं आई बात समझ में? मतलब जैसे एसपीसी है, क्लासेस ले रही है, सो इवन इफ यू वांट टू टेक ओवर, वी विल टेक ओवर सम स्कूल, सम क्लासेस जो 11th 12th करते हैं, या सीएस की एकेडमी, या एनी कोर्स दैट इज रिलेटेड टू सीए।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मतलब वाई विल वी टेक ओवर सम अल्कोहल का शॉप? बताओ मुझे, अल्कोहल का सीए कोचिंग का एक दूसरे से क्या कोई भी संबंध है? नहीं। तो अब ऐसे केस में इसीलिए शेयर होल्डर ने भी मना कर दिया, कह दिया वी डोंट वांट टू पास द रेजोल्यूशन फॉर टेकिंग ओवर माइटास। तो अब सत्यम का जो आखिरी प्लान बी था रामलिंगा राजू का, वो भी फेल हो गया। और अब उनको पता था कि ये पूरा बबल जो मैंने बनाया है, जो खोखला एकदम अंदर से, वो फूटने वाला है, और कोई और मेरा भांडा फोड़े उसके पहले मैं ही कन्फेस कर लेता हूं। सो ही हिमसेल्फ रोट अ लेटर टू सेबी saying that he was riding on a lion of whose control he did not himself have, and he wrote about all those cands that he did. देखो ये वीडियो देखो, मैं आपको फिगर्स बताती हूँ, यू विल बी इन शॉक। कितना फेक रेवेन्यू, कितने फेक एफडीज और कितनी गंदगी मचा के रखी थी रामलिंगा राजू ने। आप देखो, करके ये दिखाने की कोशिश करने लगा कि सत्यम बहुत तेजी से ग्रो हो रही है। सत्यम कंप्यूटर की लगातार दिख रही ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते सत्यम की शेयर प्राइस बढ़ने लगी। उस बढ़ती हुई शेयर प्राइस पर राजू और राजू का भाई बी रामा राजू अपने शेयर्स बेचने लगे और अपने बाकी शेयर्स कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उन पर लोन लेने लगे और उन पैसों से प्रॉपर्टीज खरीदने लगे। प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राजू ने करीब 365 कंपनीज खोली थी। राजू अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स इनके नाम पर जमीन खरीदता था। उनके फार्म में काम एक्चुअली ही हैड द इंटरनल डेटा के मेट्रो लाइन हैदराबाद में कहां कहां बनने वाली है वहां पे। तो मेट्रो लाइन के आजू बाजू उन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टी को खरीदने लग गया, बिकॉज द प्राइस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन दैट एरिया। बट वो मेट्रो का जो प्रपोजल था वो ही रिजेक्ट हो गया। समझ रहे हैं आपको? तो जो भी उन्होंने जिस हिसाब से सोचा था सब फेल हो गया ना। और यहां पे ये प्रिपेयर करते रहता है, सेल्स बढ़ा रहा है, एक्सपेंसेस घटा रहा है, एफडीज बना रहा है, तो सारी चीजें नेगेटिव होने लग गई। और जो जो चीजें उसने सोची थी कि चलो अभी प्रॉपर्टी खरीदूंगा, प्रॉपर्टी का भाव बढ़ जाएगा, बेच दूंगा। और यूजुअली जब प्रॉपर्टी वैसे भी आप बेचते हो ना, रजिस्टर्ड वैल्यू एक होती है और रियलिटी में वैल्यू और होती है। बहुत कैश में डीलिंग्स होती है, मतलब सबसे ज्यादा ये जो कैश का पैसा रहता है प्रॉपर्टी में ही जाता है। तो उसने वही सोचा ये गैप में थोड़ा 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 करके भरते जाऊंगा। बट जो उसका प्रपोजल था वही फेल हो गया, वो पास ही नहीं हुआ। फिर उसने सोचा माइटस को टेक ओवर करता हो, वो भी शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किया। तो जो भी सारे सोचे थे उसने रास्ते कि मैं निकल लूंगा पतली गली से, सब बंद हो गए। जिनकी तनख्वाह 4 से 5 हजार रुपए थी, उन्हें भी राजू ने उन 365 में से कुछ कंपनीज का डायरेक्टर बनाकर उनके नाम पर जमीन खरीदी और अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को भी उन कंपनीज का डायरेक्टर बना दिया। मेट्रोमैन श्रीधरन का कहना था कि राजू के पास हैदराबाद के प्रपोज्ड मेट्रो रूट की इनसाइड इंफॉर्मेशन थी, यानी पहले से ही राजू को उस मेट्रो लाइन का रूट पता था। राजू अग्रेसिवली उस प्रपोज्ड मेट्रो ट्रैक के नजदीक की जमीनें खरीदने लगा, ये सोचकर कि जब मेट्रो लाइन बन जाएगी तब उस जगह के रेट्स कई गुना बढ़ जाएंगे और रियल एस्टेट से जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें से कुछ पैसे सत्यम में डालकर राजू ने दिखाए झूठे फाइनेंशियल फिगर्स जैसे कि सेल्स, ये बता रहे थे मैं, एटसेट्रा, और सत्यम के एक्चुअल सेल्स और प्रॉफिट के गैप को आसानी से भर दिया जाएगा। बाकी फिगर्स को बढ़ाकर दिखाता रहा। कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिखाकर राजू इन्वेस्टर्स को कंपनी की ओर अट्रैक्ट करता रहा, जिससे सत्यम कंप्यूटर की शेयर प्राइस बढ़ती चली गई और सत्यम के प्रोमोटर्स लगातार ऊंची प्राइसेस पर अपने शेयर्स बेचते रहे। 1999 में सत्यम में प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग 24% थी। ये अच्छे से देखना, 1999 में प्रमोटर ग्रुप मतलब रामलिंगा राजू और उससे एसोसिएटेड जो ग्रुप थे उनका स्टेक सत्यम कंप्यूटर्स में 24% था और 2008 तक सिर्फ 2% रहा। वाई आई विल टेल यू, क्योंकि उसको पता था वो क्या कांड कर रहे हैं। लोगों को तो जेन्युइनली लगा कि कंपनी रियल में ग्रो कर रही है, समझ में आ रहा है। तो धीरे धीरे करके अपने शेयर्स थोड़े 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 बेचते गया वो। और तब तो कंपनी पीक पे थी, भले ही खोखली थी बट पीक पे थी। क्योंकि देखो ना, सेल्स ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, प्रॉफिट ज्यादा, शेयर प्राइसेस ज्यादा। तो अब अपने शेयर्स वो ज्यादा प्राइस पे बेच रहा था और उसके तो घर में पैसा आ जा रहा था ना। कुछ आई बात समझ में? उसको पता था कि ये जो एक्चुअल शेयर मार्केट पे जो ट्रेडिंग हो रही है, हमारी कंपनी का रियल प्राइस वो है नहीं, क्योंकि ये सब कुछ फेक है। इसलिए जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ रहे थे वो खुद के शेयर्स मार्केट में बेचता जा रहा था और अच्छा खासा दाम अपने पास लेके रख रहा था। होते होते 2008 की एंडिंग तक
उसके बाद गैप फिल करने के लिए ये राजू मैंने ने आपको नया बताया ना, प्लान गैप फिल करने के लिए उसके पास फिर एक दूसरा प्लान था माइटिस को टेक ओवर करने का, बट वो भी शेयर होल्डर ने अप्रूव नहीं किया। तो इसलिए अब देखो, ही फाइनली हैड टू कन्फेस द प्लान। ये देखो ये फिगर्स जब ये कांड बाहर आया, अब देखो एक्चुअल रेवेन्यू, बता मुझे एक्चुअल रेवेन्यू मतलब सेल्स, कितना सेल्स था एक्चुअल? ऑल दीज फिगर्स आर इन करोर्स। So 2112 crores was the actual sales, और inflated हमने बैलेंस शीट में कितना सेल्स बताया? 2700। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है, क्या वो बोगस सेल्स है? उतना नहीं। आप प्रॉफिट देखो ना, रियल में प्रॉफिट कितना कमाया हमने? 61 करोड़, और बैलेंस शीट में क्या बता रहे हैं हम? 649 करोड़। लुक एट द डिफरेंस। 60 करोड़ का 100% भी 120 करोड़ होता है। कितने परसेंट? 600% ऑलमोस्ट उसने ज्यादा सेल्स और ज्यादा प्रॉफिट बताया है। आप ये बताओ, ये कैश एंड बैंक बैलेंस, जितना ज्यादा सेल्स उतना कैश मिला है? सेल्स तो हुआ नहीं, सब बोगस है, मतलब कैश कभी नहीं आया है। रियलिटी में कंपनी के पास सिर्फ 321 करोड़ का कैश था, और बैलेंस शीट में दिख रहा था 5361 करोड़ का कैश एंड बैंक बैलेंस। इंटरेस्ट, जो लोन लेते हैं इंटरेस्ट देना पड़ता है, जो इंटरेस्ट मिलता है एफडीज पे, रियलिटी में तो कोई एफडी थी नहीं, तो कोई इंटरेस्ट मिला नहीं। और यहां पे तो अगर हम फेक एफडी बता रहे हैं, तो फेक एफडी का इंटरेस्ट भी मिला है। आप ये देखो ना, लायबिलिटीज 1230 की एक्चुअल लायबिलिटीज थी, और ये बैलेंस शीट में बताई नहीं गई थी कि ये सारी लायबिलिटीज हमारी है। डेटर्स भी, डेटर्स वो लोग होते हैं जिनसे कैश मिलता है। कुछ ये फिगर दिख रहा है क्या? एक्चुअल में 2161, और इन्फ्लेट करके हमने बताया हमारे डेटर्स, मतलब इनसे पैसा आना है, ऐसा हम बता रहे 2651। सारे बोगस फिगर्स, ऑल बोगस। इस सब में झूठ है, सब में झूठ है। और ऐसे स्टेटमेंट्स आप बताओगे, लायबिलिटीज है ही नहीं, सेल्स इतना अच्छा, प्रॉफिट इतना अच्छा, एफडी इतने सारे, एफडी पे इंटरेस्ट इतना मिल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है सबको कितना अट्रैक्शन होगा? लेते जा रहे शेयर्स, लेते जा रहे शेयर्स, लेते जा रहे शेयर्स का सप्लाई तो लिमिटेड, डिमांड बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं एक समय पे तो सैचुरेशन आएगा ना। वही हो गया, और ऐसे ही फूट गई एक दिन। रात में प्राइसेस देखना कितने गिर गए सत्यम के। एक्चुअल कैश डिपॉजिट बाद राजू करना, आपको बता गवर्नमेंट सब देखने की जरूरत है आपको। से पहले अपने 27 से मनी लॉन्ड्रिंग करना, और कोई भी लेक्चर या फिगर्स इन्फ्लेट हो 55%। हाँ ये देखो, की गिरावट हुई, जिसके दबाव में आकर इस डील को सैंक्शन कर दिया। लेकिन सत्यम के इन्वेस्टर्स को यह डिसीजन यूएस के को सिर्फ बताना है शेयर प्राइसेस कितने गिरे इस न्यूज के आने के बाद, और इन्वेस्टर का, आम जनता का, आपके और मेरे जैसे रामलिंग राजू है बिहाइंड द बाज। सत्यम को हमने भेजा या रामलिंग राजू को बिहाइंड द बाज भेजा? रामलिंग राजू। ठीक है, दिख रहा नहीं, मैं बाद में बताती हूँ आपको, बट आई थिंक 27 रुपीज पे 55% की गिरावट हुई। देखो 55% गिरावट हुई, और कंपनी के शेयर प्राइसेस जो है अप्रोक्सीमेटली 27 रुपीज पर शेयर पे ट्रेड होने लग गए, जबकि उनकी एक्चुअल जो मार्केट में थी प्राइस वो कुछ 300 के आसपास थी। मतलब आप सोचो, एक ऐसा इन्वेस्टर जिसने 300 पे एक शेयर खरीदा है, अब वो 300 की कीमत बस कितनी रह गई? 27 रुपए। आम जनता लॉस पे आ गई। तो आप बताओ, ऐसे केस में आपको किसको जेल पे भेजना चाहिए? सत्यम कंप्यूटर्स को जेल भेजना चाहिए या रामलिंग राजू को भेजना चाहिए? मतलब क्या हमने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया है? जरूर हमने कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, बट अगर डायरेक्टर्स कंपनी के नाम पे कुछ कांड कर रहे हैं, हम ये सेपरेट स्टेटस वगैरह कुछ देखेंगे नहीं, और कंपनी के नाम के गलत काम को हम सजा देंगे टू द डायरेक्टर्स और द मेंबर्स एज द केस
मे बी। यस और नो गाइज? इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। क्या कहते हैं? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। जब कभी भी कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट होता है, वी डिसरिगार्ड, डिसरिगार्ड मतलब इज्जत नहीं देना, रिगार्ड नहीं देना, ऐसा मानना कि ये अलग है ही नहीं। मतलब ऐसा मानेंगे जैसे कि सत्यम और रामलिंग एक ही है, मतलब कंपनी और मेंबर्स एक है, कंपनी और डायरेक्टर्स एक है, और कंपनी के नाम के किए गए कांड के लिए हम इन लोगों को सजा देंगे। क्या कहते हैं इसको? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट? एकदम अच्छे से दिमाग में फिट, याद रहेगा सत्यम की कहानी? चलेगा, ठीक है। अब देखते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में कुछ कुछ केसेस दिए हुए हैं, वहीं पे हम लोग आते हैं। पहले तो मैंने स्टार्टिंग में बताया कॉर्पोरेट व्हील का क्या मतलब होता है। सो लिफ्टिंग की बात तो बाद में होगी ना, पहले ये कॉर्पोरेट व्हील क्या है वो तो देख ले, फिर उठाने की बात करेंगे ना। तो कॉर्पोरेट व्हील refers to the legal concept whereby the company is identified separately from the members of the company। मतलब कॉर्पोरेट व्हील के कॉन्सेप्ट के द्वारा हम ये कहते हैं कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग। अरे हाँ है ना? बट जहां लॉ मेकर ने इस पर्दे को घिराया है, याद रखना, लॉ मेकर इस पर्दे को उठा भी सकते हैं। तो पहले तो हमने कॉर्पोरेट व्हील का कॉन्सेप्ट बता दिया। कॉर्पोरेट व्हील का मतलब होता है कि हमने कंपनी को अलग आइडेंटिफाई किया है उसके मेंबर्स से। इनफैक्ट ये चीज प्रूव भी हुई थी सैलमन एंड कंपनी के केस में। सैलमन के केस में क्या प्रूव हुआ था? कंपनी अलग, सैलमन अलग। इसीलिए तो जब कंपनी वाइंड अप हो रही थी, सारा का सारा पैसा किसको मिला? सैलमन को, बिकॉज सैलमन इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी दैट ही हैज इनकॉर्पोरेटेड। हाँ है ना? बोलो। और सैलमन का पूरा केस एक्सप्लेन किया है, जो ऑलरेडी डे 1 पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जब हमने कंपनीज एक्ट की शुरुआत की थी। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू वन मोर टाइम। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, एग्जामिनेशन में ये केस में क्या हुआ है, ऐसे कभी भी सवाल नहीं आता है कि एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड केस। ये सारे केस लॉ जितने भी मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, वेदर इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट या कोई भी एक्ट में मैंने अगर आपको कोई केस लॉ पढ़ाया है, आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप केस लॉ का नाम याद रखो और कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये केस लॉ मैंने आपको पढ़ाया है। तो हमने सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी कौन से कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी वाले कॉन्सेप्ट में, जहां हमने ये प्रूफ किया था कि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। वही देखा था ना हमने। वो कॉन्टेक्स्ट आपको याद रखना होता है, क्योंकि जब आप आंसर्स लिखते हो ना, आप बताते हो कंपनी, सपोज इंस्टीट्यूट ने पूछा है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। क्वेश्चन सपोज ऐसा पूछा है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ कंपनी। हो क्या आप लोग मुझसे जुड़े हुए? हाँ। इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया व्हाट आर द फीचर्स, तो क्या फीचर्स लिखोगे आप? क्लैप्स। तो CLAP और S में आप हेडिंग दोगे, सेपरेट लीगल स्टेटस। फिर आप बताओगे अ कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स हु हैव क्रिएटेड द कंपनी। It is having a total separate status in the eyes of law, different also from its directors and employees. And it can buy assets in its own name, incur liabilities in its own name, can be sued and can sue in its own name. डायरेक्टर के नाम पे केस फाइल नहीं होगा, कंपनी के नाम पे ही केस फाइल होगा, बराबर ना? और फिर वहीं पे आप दोगे रेफरेंस सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो कहीं पे भी आपको केस में क्या हुआ वो लिखने की जरूरत नहीं है। सो इवन इफ यू जस्ट डू द रीडिंग पार्ट एट होम, इट इज ओके। ये केस में हुआ क्या है उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है। वॉट यू आर ओनली सपोज टू लर्न इस केस लॉ का नाम, और फाइनली किस कॉन्टेक्स्ट में ये केस हमने पढ़ा था, ताकि आप ये बता सकते हो ना, जहां जहां आपको रेफरेंस देना है आप कंक्लूड कर सकते हो कि देखो देखो एग्जामिनर इस केस में भी ऐसा ही हुआ था और उसमें भी ऐसा ही डिसीजन लिया था। समझ रहे हो आप?
बस उतना ही आपसे एक्सपेक्टेड है. ओके? अरे हाँ या ना बच्चों? गुड, वंडरफुल. और वैसे मैं आपको बताना चाहती हूं, ये जो मेरी टेक्स्ट बुक है, हाउ मेनी ऑफ यॉल हैव इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल? हाँ, आपने इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल और मेरी बुक्स को कंपेयर करके देखा है? किसने देखा है? क्या लगता है, मेरी बुक अलग है या सेम है? इट्स सेम टू सेम. आई हैव नॉट इवन चेंज द एग्जाम्पल का नंबर. सो थैंक यू. वंस यू डू योर स्टडीज, आई सेड थैंक यू. Thank you. Once you do your studies from these books, you need not refer to the institute's material, okay? तो आपको इंस्टीट्यूट का मटेरियल बिल्कुल भी देखने की जरूरत नहीं है. ये बुक्स में से आपने पढ़ लिया, काफी है. खैर अभी तो आपको एक ही बुक मिली है ना. हाँ, दिस इज ओनली वॉल्यूम नंबर 1B, सो यू हैव नॉट येट गॉट द कंप्लीट सेट. उसके अलावा अगर आप देखते हो, ये वॉल्यूम 1B में 3 ही एक्ट्स है. उसके अलावा और 2 एक्ट्स है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, वो वॉल्यूम नंबर 1A में है. सो बेसिकली आपकी वॉल्यूम 1 इज द मेन मटेरियल. 1A 1B में आपकी 5 एक्ट्स कवर होती है. उसके साथ साथ ऐसा नहीं है सिर्फ मेन मटेरियल दे दिया, हमारी एक चार्ट बुक भी है. ओके, तो क्लासेस खत्म होने के बाद जब हम रिविजन्स लेते हैं ना, हम लोग रिविजन चार्ट बुक में से करते हैं, बिकॉज दैट टाइम यू आर सपोज टू रिवाइज द टॉपिक इन शॉर्ट. तो तब आपकी चार्ट बुक काम में आएगी. और उसके अलावा और एक बुक है, क्वेश्चन बैंक, जिसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जो होते हैं उसके क्वेश्चन और आंसर्स दिए हुए, सो दैट इवन यू अंडरस्टैंड कि कैसे एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछे. कुछ आई बात समझ में या नहीं आई? पक्का? 100%? गुड. और इस बार के लिए मैं आपको बताना चाहती हूं, फ्रॉम दिस बैच मेरी जो क्वेश्चन बैंक है, इट्स अ न्यू क्वेश्चन बैंक दैट आई हैव प्रिपेयर्ड. और इस क्वेश्चन बैंक में मैंने क्या किया है, हमने ये जो न्यू कोर्स है, न्यू कोर्स मतलब आप लोगों का सीए फाउंडेशन का, क्योंकि उसके पहले सीपीटी हुआ करता था. ठीक है, सीपीटी में लॉ वाज गोला गोला पेपर. कितना अच्छा था ना यार, सीरियसली. आपसे ज्यादा दर्द मुझे है, आपको पता नहीं, अभी तो सिर्फ शुरुआत है. तो सुनो मेरी बात, 2018 से फाउंडेशन का कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ है. 2018 से आज तक जितने भी पेपर्स हुए हैं, क्योंकि 2020 में जैसे पेपर नहीं हुआ था, जो तो जितने भी इन शॉर्ट पेपर्स हुए हैं, वो सारे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस. और एक मटेरियल आता है जिसको हम कहते हैं आरटीपी, रिवीजन टेस्ट पेपर्स. वो आरटीपी, उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल में ना हर यूनिट के बाद इंस्टीट्यूट ने कुछ 2-2 क्वेश्चंस या 3-3 क्वेश्चंस डाले हुए, डिपेंडिंग अपॉन कितना बड़ा वो चैप्टर है. तो बेसिकली इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिए गए क्वेश्चंस सारे 2018 से लेकर लेटेस्ट अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस, अलोंग विथ आरटीपी. हर अटेम्प्ट के लिए एक आरटीपी इशू किया जाता है. आरटीपी के सारे क्वेश्चंस विथ प्रॉपर आंसर्स, जैसे इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट करता है आंसर्स लिखना, बिकॉज देयर इज अ पैटर्न इन विच द आंसर्स आर टू बी रिटन. वैसे मैंने बुक्स बनाई हैं आप लोगों के लिए. और आप लोगों को मैं दे दूंगी बुक्स, आप टेंशन मत लो. इसकी पहली बैच तक मैं सिर्फ आंसर्स में हिंट देती थी और बच्चों से एक्सपेक्टेड रहता था कि वो लिख ले. बट मैंने कितना कुछ देखा है, कितने एक्सपेक्टेड चीजें होती है वो देखा मैंने. तो मैंने बोला इस बार बच्चों पे कुछ नहीं छोड़ना है, सारी चीजें मैं खुद कर लूंगी. बच्चा अगर सिंसियर है तो लिखेगा आंसर्स, नहीं भी है सिंसियर सो एटलीस्ट ही नोज बैक ऑफ द माइंड दैट द आंसर्स आर प्री प्रिंटेड. और जिसको नहीं पढ़ना है वो तो नहीं पढ़ेगा. खैर मेरी बात नहीं सुनेगा तो आफ्टर एवरी मे देयर इज अ नवंबर, एंड आफ्टर एवरी नवंबर देयर इज अ मे. तो वो चीज तो होती रहेगी. सो इन शॉर्ट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, यू नीड नॉट वरी एट ऑल. एवरीथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड इन क्लास इटसेल्फ. Okay, even the past paper questions, even the RTPs and even the institute module के questions. और content wise तो word to word, example to example, everything is the same. Because finally institute ने जो material issue किया है वही हमारे लिए हमारी गीता, भगवत गीता या हमारी जो भी पुराण है, ग्रंथ है, वो है हमारे लिए, बाइबल है. तो इसीलिए we don't want to get out of that way. अगर हम उसी से पढ़ेंगे जो भी सवाल पूछे जाने वाले हैं वो उसी में आने वाले हैं.
तो एक कॉन्फिडेंस अलग लेवल का हो जाता है। तो इसलिए बुक्स भी उसी तरह से ड्राफ्ट की गई है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सोच रहे हो कि बुक्स क्यों नहीं मिली आपको, क्योंकि ये बुक्स जो थी, स्टॉप डूइंग दैट यार क्रेजी पीपल, क्योंकि ये नई बुक्स बनने का प्रोसेस शुरू था एंड दैट इज व्हाई ऑल डिड नॉट गेट ऑल ऑफ योर बुक्स, ओके। बट यू नीड नॉट वरी, कंपनीज एक्ट खत्म होने के पहले आपको आपकी नई क्वेश्चन बैंक, आपकी चार्ट बुक और आपका वॉल्यूम नंबर 1 है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। सो डोंट वरी, चलो कंटिन्यू कर दे। जो इसके जस्ट प्रीवियस बैच के बच्चे जिनका अभी जून में अटेम्प्ट है ना, सुन लो ना आप लोग, मैं आप लोगों को बुक्स दे दूंगी, ये नई क्वेश्चन बैंक जो बनाई है ना, तो इफ यू वांट फॉर प्रैक्टिस यू ऑल विल बी एबल टू कलेक्ट इट। कब से कलेक्ट कर सकते हो मैं आपको बता दूंगी, टेंशन मत लो। चलो, तो ये सैलोमन वर्सेस सैलोमन के सारे फैक्ट्स है जो हमने ऑलरेडी देख लिए है। ये पीपीटीज भी देखे हमने सैलोमन का जब केस हुआ था। बट अब देखो, एक साइड पे जब यहां पे हमने लोगों को सेपरेट ट्रीट किया है, क्या हम इसी कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट भी कर सकते हैं? हम लिफ्ट कर रहे हैं, मतलब वी आर लुकिंग बिहाइंड द कंपनी एंड वी आर डिसरिगार्डिंग। डिसरिगार्ड करना मतलब रिगार्ड ना करना, मतलब इज्जत ना देना। कहां पे? पेज 5.9 पे। और हम ऐसा मानेंगे जैसे कि कंपनी और उसके मेंबर्स एक ही है, कंपनी और उसके डायरेक्टर्स एक ही है। अरे हाँ है ना? ये देखो यहां पे ये पिक्चर दिख रहा है आपको। हम क्या कर रहे हैं? लॉ मेकर इस पर्दे को उठा रहे हैं और देख रहे चल क्या रहा है कंपनी के नाम पे। सो लॉ इज डिसरिगार्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस। और हम ऐसा मानेंगे जैसे कि ये लोग एक ही है। चलो आ जाइए, कब कब कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हो सकता है? अब देखो ये पॉइंट 1, 2, 3, 4 एंड 5, बस आज ये 5 पॉइंट्स करेंगे एंड देन वी आर डन फॉर टुडे। उसमें से एक पॉइंट तो हो भी गया, ये 5th पॉइंट, कंपनी इज फॉर्म फॉर अ फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट और टू डिफीट लॉ। वहां पे एग्जाम्पल लिख दो, सत्यम कंप्यूटर्स लिमिटेड। सत्यम में जो हुआ, क्या वो फ्रॉड ही है? क्या वो कांड ही है? इस केस में क्या हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करेंगे? और हम सजा सत्यम को नहीं बल्कि रामलिंगा राजू को देंगे, हाँ या ना? तो वहां पे एग्जाम्पल लिख दो ना, लिखो जल्दी जल्दी। पॉइंट नंबर 5, सत्यम कंप्यूटर्स। और आप लिख सकते हो इन डिटेल अगर आपको लिखना है। इन दिस केस Ramalinga Raju was sent to jail. In this case, Ramalinga Raju was sent to jail. In this case, Ramalinga Raju was sent to jail. ओके, पॉइंट नंबर 5 तो हो गया। और एक इजी पॉइंट है, मैं आपको बताती हूं, ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर 2, टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस, 5 पॉइंट्स आज ही करने वाले, बस पहले इजी इजी वाले कर ले रही हूं। टू प्रोटेक्ट रेवेन्यू और टैक्सेस, ये केस में बताती हूं, आप कंक्लूजन खुद दे दोगे, देखो आप कितने होशियार हो गए। ये देखो यहां पे क्या हुआ है, देयर वॉज अ पर्सन मिस्टर डिनशाव, ही वॉज अर्निंग अ लॉट ऑफ इनकम बाय एसेट, बाय यू नो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड इनकम। मतलब उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट्स थी, एफडीज में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड्स में, तो बहुत इंटरेस्ट आ रहा था उनको। शेयर्स में तो उनको क्या आ रहा था? डिविडेंड। अब एक हद से ज्यादा अगर आपका इनकम होता है ना, यू आर सपोज टू पे इनकम टैक्स, यू नो दैट, ओके। सो हाँ ठीक है, स्लैब वाइज इनकम टैक्स होता है। तो ये बंदे को बहुत टैक्स देना पड़ रहा था, इनकम ही इतनी थी, तो सोचा भाई इनकम तो चाहिए बट टैक्स नहीं देना है। तो क्या कर दिया, अपने परिवार वालों के साथ, फ्रेंड्स के साथ कुछ प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेट करने लग गया
और ऐसे करके 4 प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर ली मिस्टर डिनशाओ ने। एक अपनी वाइफ के साथ, एक अपने दोस्त के साथ, एक अपने लड़के के साथ, एक अपने लड़की के साथ, ऐसे करके 4 प्राइवेट कंपनीज इनकॉर्पोरेट कर ली एग्जाम्पल पर्पस। ओके, और क्या किया, जो एसेट्स थी उसके पास, जैसे कि शेयर्स, ये सारे शेयर्स बता दिए कि हमने कंपनी 1 को गिफ्ट कर दिए, डिबेंचर्स कंपनी 2 को गिफ्ट कर दिए, एफडीज कंपनी 3 को गिफ्ट कर दिए, बॉन्ड्स कंपनी 4 को गिफ्ट कर दिए। अब देखो, अगर सपोज मैंने आपको मेरे नाम की एफडी गिफ्ट करी है, मतलब अब ये एफडी क्या आपकी हो गई, और एसेट अगर आपकी, क्या उसकी इनकम भी आपकी होती है कि मैं वो इनकम मांगूंगी? वंस गिफ्ट गिवन इज फिनिश नाउ, आई विल नॉट हैव एनी राइट ऑन दैट गिफ्ट गिवन। सही गलत? हाँ या ना? मतलब धीरे धीरे करके अपनी एसेट्स थोड़ी थोड़ी चारों भी कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करते गए। अब जो कंपनी के पास जो एसेट थी उसकी इनकम भी उसी कंपनी की थी। सपोज कंपनी 1 के पास एफडी है जो गिफ्ट में आई है, एफडी पे मिला इंटरेस्ट, किसका होगा, डिनशाओ को या कंपनी का? मतलब इन शॉर्ट डिनशाओ ने क्या अपनी इनकम कम कर दी? करी या नहीं करी? हाँ या ना? डिनशाओ ने अपनी इनकम कर दी कम, और इनफैक्ट उन्होंने अपनी पर्सनल इनकम तो कम कर दी, बट चारों भी कंपनीज को जो उन्होंने एसेट्स दी ना, इस तरह से दी कि वो भी टैक्सेबल स्लैब में ही नहीं आए। समझ में आया? तो वो लोग भी टैक्स नहीं दे रहे, डिनशाओ भी टैक्स नहीं दे रहा है, और डिनशाओ कह रहा है मैं अलग, कंपनी अलग, तो मेरा पर्सनल जो एसेट है, इनकम है, उस पर मैं टैक्स दूंगा जो टैक्सेबल लिमिट में आ ही नहीं रहा था, और कंपनी का जो इनकम है वो उस पर वो टैक्स देंगे जो भी टैक्सेबल इनकम पे नहीं आ रहा था। मतलब ये सारा जो उन्होंने कांड किया, इनफैक्ट मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं, ये चारों भी कंपनीज के पास कोई दूसरी एसेट्स नहीं थी, वो कोई दूसरा काम नहीं कर रहे थे। मतलब द ओनली इंटेंशन ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दीज कंपनीज वॉज टू इवेड द टैक्सेस, नॉट सेव। प्लानिंग नहीं हुई थी, यहां पे इवेजन हो रहा है। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आंखों में धूल झोंक रहे हो, आप इवेड कर रहे हो टैक्सेस। सही है गलत? अरे बोलो ना, आपको क्या लगता है? ये प्लानिंग नहीं था, ये कांड था। आप टैक्स से बचने के लिए ये सब कर रहे हो, और इनकम बनेगी तो 4थी के बदले 5वीं भी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लेगा और वहां पे एसेट्स ट्रांसफर करेगा, और ऐसा तो चलता रहेगा जब तक वो टैक्स ना पे करे। बराबर या नहीं? तो ये सही है या गलत है? इतना नहीं, कंपनीज को जो प्रॉफिट मिल रहा था डिविडेंड इनकम से या इंटरेस्ट से, डिनशाओ ऐसा बता रहा था जैसे कि ये कंपनी ने उसको दिया है लोन, और उनको दिए गए एसेट्स का पैसा डिनशाओ वापस से अपने पास रख ले रहा था ताकि वो ये पैसा यूज कर सके। इस लोन पे वो कुछ टैक्स, मतलब इंटरेस्ट भी नहीं दे रहा था, और टैक्स तो उसने बचा ही लिया। मतलब जब आप होलिस्टिक पिक्चर देखते हो, द ओनली पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दीज कंपनीज वॉज टू इवेड द टैक्सेस। जब ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आंखों के सामने आई, दे डिसरिगार्डेड द सेपरेट स्टेटस ऑफ दीज 4 कंपनीज, और चारों कंपनीज के इनकम को डिनशाओ के इनकम के साथ क्लब किया गया, और डिनशाओ को क्लब्ड इनकम पे टैक्स देने लगा दिया। कुछ आई बात समझ में? तो मतलब क्या हमने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया है? जो अलग अलग स्टेटस था उसको अलग अलग नाम मानते हुए क्या एक माना है? अरे बोलो ना। तो कब लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होता है? व्हेनेवर अ पर्सन इज ट्राइंग टू इवेड द टैक्सेस। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने टैक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकता है, कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकता है। देखो ना यहां पे वही लिखा है, in certain matters concerning the law of taxes, okay, we may lift the corporate wheel,
और यहां पे आपको ये केस लॉ का नाम नजर आ रहा होगा, डिनशाओ मानिक जी पेटिट केस, दिख रहा है क्या? इस केस में वही हुआ था. कंपनी वॉज नॉट अ जेन्युइन कंपनी, कंपनी वॉज नॉट अ जेन्युइन कंपनी, बट कंपनी को एक ही पर्पस के लिए इनकॉर्पोरेट किया गया था. क्या था पर्पस? एंड दैट वाज इवेजन ऑफ टैक्सेस. देखो, द कोर्ट डिसाइडेड दैट द प्राइवेट कंपनीज वर अ शैम. शैम मतलब समझता है? फ्रॉड, खोखले, स्कैम. एंड द कॉर्पोरेट व्हील वॉज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम. कौन था रियल ओनर ऑफ द इनकम? डिनशाओ मानिक जी पेटिट. और उन्हीं के इनकम से ये प्राइवेट कंपनीज की इनकम को क्लब करना मतलब समझता है क्या? जोड़ देना. क्लब करना मतलब समझता है? जोड़ देना. और इस जोड़ी गई इनकम पे उनको इनकम टैक्स देने लगाया. जोड़ी गई इनकम पे उनको इनकम टैक्स देने लगाया. मतलब क्या? हमने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया है. 5 केसेस में 2 केसेस हो गए, एक फ्रॉड और दूसरा है इवेजन ऑफ टैक्सेस. ये आ जाओ, टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन. बहुत इजी है. इसमें केस लॉ का नाम है वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस द एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री केस. यहां पे क्या हुआ तो मैं आपको बताती हूं. अगर ऑर्गेनाइजेशन के, सुनो ना, प्रॉफिट एक हद से ज्यादा होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज सपोज टू गिव बोनस टू देयर एम्प्लॉइज. बोनस समझता है? अब देखो क्या हुआ, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज मेकिंग सुपर डुपर प्रॉफिट, मैक्सिमम बोनस एम्प्लॉइज को देना पड़ रहा था, बट इन लोगों को बोनस देने को अखड़ रहा था अपने एम्प्लॉइज को. क्या किया इन लोगों ने? एक दूसरी कंपनी इनकॉर्पोरेट कर दी और दूसरी कंपनी में कुछ एसेट्स ट्रांसफर कर दिए, और एसेट्स ट्रांसफर होने की वजह से इनकम भी दूसरी कंपनी की हो गई. तो इस ओरिजिनल कंपनी की क्या इनकम कम हो गई? इनकम कम मतलब क्या? बोनस भी कम. और अगर बोनस कम तो खुश हो गए ये लोग, कंपनी के मैनेजमेंट, कि अब इतना बोनस हमें हमारे एम्प्लॉइज को देने की जरूरत नहीं है. तब इनका जो लेबर का यूनियन था उन्होंने कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल किया और कहा आप हमको बोनस नहीं देने के लिए इस दूसरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किए हो. ये दूसरी कंपनी का कोई काम नहीं है, कोई एम्प्लॉयज नहीं है, कोई दूसरी एसेट्स नहीं है. मतलब इट इज ओपन दैट द ओनली पर्पस ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग दिस अदर कंपनी वाज नॉट टू गिव अस बोनस, और ऐसा हम होने नहीं देंगे. और ऐसे करके लेबर यूनियन ने कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल किया और बाद में कोर्ट ने डिसाइड किया ये एम्प्लॉयज जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, ये दूसरी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है बोगस कंपनी है. सिर्फ एम्प्लॉयज को बोनस ना देने के इंटेंशन से दूसरी कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया गया है. ये गलत हुआ है एम्प्लॉयज के साथ. इसलिए हमने क्या कर दिया? दोनों भी कंपनीज के इनकम को क्लब कर दिया और इस क्लब्ड इनकम पे एम्प्लॉयज को बोनस देने लगाया. आई बात कुछ समझ में? बोलो ना. सो टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी. हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉयज को बोनस देना अगर उनको पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट अट्रैक्ट करता है और उनकी इनकम एक हद से ज्यादा है. सो दिस इज अ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, लीगल रिक्वायरमेंट. आपकी ये जिम्मेदारी है और अगर ये जिम्मेदारी आप पूरी नहीं करना चाहते हो और ऐसा कुछ कांड करना चाहते हो और दूसरी कंपनी के सेपरेट स्टेटस का एडवांटेज उठाना चाहते हो तो हम आपको उठाने नहीं देंगे. हम दोनों कंपनी को अलग अलग ट्रीट करेंगे ही नहीं. कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके हम दोनों कंपनीज को एक मानेंगे और दोनों कंपनीज की इनकम को जोड़कर हम क्या करेंगे? आपको बोनस देने लगाएंगे. यहां पे भी क्या कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट हुई है? नहीं तो दो कंपनीज को तो हम लीगली दो अलग कंपनीज मानते हैं, दो अलग अलग सेपरेट पर्सन मानते हैं कि नहीं? बट इस केस में क्या हमने इनको एक ही माना है और क्या क्लब्ड इनकम पे बोनस देने लगाया है? वेरी गुड. ये तो बहुत इजी है, सबसे इजी है.
फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट. एक होल्डिंग कंपनी होता है और एक सब्सिडरी कंपनी होता है. क्या होल्डिंग कंपनी का सब्सिडरी कंपनी के ऊपर कंट्रोल रहता है? कल जाके होल्डिंग कंपनी ने कुछ कांड किया बट खुद नहीं, सब्सिडरी के द्वारा, तब ऐसे केस में हम सब्सिडरी को नहीं, होल्डिंग कंपनी के मैनेजमेंट को सजा देंगे, क्योंकि ये काम सब्सिडरी ने खुद नहीं किया है, उससे ये काम करवाया गया है. हाँ या ना? पक्का? 100%. एक ऐसा ही केस हुआ था, मर्केंडाइज ट्रांसपोर्ट लिमिटेड वर्सेस ब्रिटिश ट्रांसपोर्ट कमीशन. बहुत पुराना केस रहा है, व्हेन द ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया. होल्डिंग और सब्सिडरी है, होल्डिंग और सब्सिडरी. होल्डिंग कंपनी ना, उनको कुछ लाइसेंस नहीं मिल रहा था. उन्होंने क्या किया, सब्सिडरी कंपनी के द्वारा लाइसेंस के लिए अप्लाई किया और वो सारा काम सब्सिडरी के थ्रू करवा दिया. काम किसका है? होल्डिंग का. करवा रहे किससे? सब्सिडरी से. तो अब लॉ मेकर के सामने जब ये बात आई तो कहा, अगर कोई काम होल्डिंग कंपनी नहीं कर सकता, होल्डिंग कंपनी ये काम अपनी सब्सिडरी से भी नहीं करवा सकता. जिस एक सिंपल एग्जांपल में लेती हूं, आपको समझ में आएगा. सपोज आई कैन नॉट बाय अ गन, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, घोड़ा मैं बाय नहीं कर सकती हूं. क्यों? क्योंकि मेरे पास लाइसेंस नहीं है, वो वाला घोड़ा नहीं. क्यों? बिकॉज आई डो नॉट, यू नीड अ लाइसेंस इफ यू वॉन्ट टू बाय अ गन. If I cannot buy a gun, can I tell my agent to buy a gun on my behalf? बोलो ना. So if there is a certain thing which I cannot do, I cannot also tell my agent to do it on my behalf. Yes or no guys? तो अगर होल्डिंग कंपनी कोई काम नहीं कर सकती, वही काम वो अपने सब्सिडरी के भी द्वारा नहीं करवा सकती है. ठीक है? तब आप ये मत बोलना होल्डिंग कंपनी अलग, सब्सिडरी कंपनी अलग, दोनों सेपरेट सेपरेट होते हैं. नहीं, हम इनको एक ही मानेंगे, क्योंकि आपका इंटेंशन यहां पे गलत है. तो जहां लॉ मेकर दोनों कंपनीज को अलग अलग मानते हैं, लॉ मेकर के पास पावर है कि वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं. और आज के लिए एक आखिरी पॉइंट बस, एंड दैट इज द फर्स्ट पॉइंट. झालं? And that is to determine the character of the company. That is to find out whether the company is your enemy or your friend. तो आपको ये जानना है कि कंपनी आपकी एनिमी है या फ्रेंड है, तब भी हम कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट कर सकते हैं. इस केस में देखो ना क्या हुआ. देयर वाज अ ब्रिटिश कंपनी. ब्रिटिश कंपनी मतलब इनकॉर्पोरेटेड इन ब्रिटिश, मतलब ब्रिटेन, यूके, and having a place of business in UK, United Kingdoms. It was a British company. It was incorporated in the United Kingdoms and it was having a place of business in United Kingdoms. नहीं आई बात समझ में? उसके बाद हुआ क्या देखो ना. This company के all the directors were Germans. In fact, all the members were also Germans. All the directors were Germans and all the members were also Germans. ये कंपनी टायर मैन्युफैक्चर करती थी. और टायर्स MRF नहीं रे. और इसी कंपनी ने क्या किया, कुछ टायर मैन्युफैक्चर करके एक दूसरी ब्रिटिश कंपनी को बेच दिया. बट टायर बेचने के बाद और पैसे मिलने के पहले एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 डिक्लेयर हो गया. और वर्ल्ड वॉर 2 में द ब्रिटिशर्स वर एट वॉर विद द जर्मन्स. वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ? द ब्रिटिशर्स वर एट वॉर विद द जर्मन्स. तो ये जो ब्रिटिश कंपनी 2 है ना, उन्होंने कहा आप तो हमारी एनिमी कंपनी हो, एनिमी कंपनी, और इसलिए हम आपको पेमेंट नहीं देंगे. हमारी कंट्रीज के बीच में वॉर चालू है, हम आपसे बिजनेस कैसे करें? हम आपसे बिजनेस नहीं कर सकते. समझ में आ रही है क्या बात? तो ब्रिटिश कंपनी 1 कहती है आप हमारे दुश्मन कैसे हुए? आप भी ब्रिटिश कंपनी, हम भी ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, भाई भाई. ऐसा कौन कह रहा है? ब्रिटिश कंपनी 1. तो अगर हम भाई भाई, आप पेमेंट दे दो.
तो अब दोनों भी झगड़ते झगड़ते कोर्ट के पास चले गए ना, टू डिसाइड कि ये कंपनी एनिमी है या फ्रेंड है। क्योंकि देखो, अगर एनिमी है तो कॉन्ट्रैक्ट नल हो जाता है, और अगर फ्रेंड है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहता है और आपको पेमेंट देना पड़ेगा। सो नाउ वी वांट टू डिसाइड वेदर दिस कंपनी इज योर एनिमी और इज इट योर फ्रेंड। तो लॉ मेकर ने कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया, कहा भले ही हम कहते हैं कंपनी अलग, मेंबर अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर अलग, बट इस कठपुतली को चलाने वाले मेंबर्स और डायरेक्टर्स ही होते हैं। और वॉर के सिचुएशन में हम कठपुतली का स्टेटस नहीं देखेंगे, उसको चलाने वालों का स्टेटस देखेंगे। इस कंपनी में सारे डायरेक्टर्स जर्मन हैं, सारे मेंबर्स भी जर्मन हैं। तो जस्ट बिकॉज इट वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनाइटेड किंगडम्स, इट विल नॉट बी रिगार्डेड एज अ ब्रिटिश कंपनी। जब तक सब कुछ ठीक है तब तक ठीक है, बट वॉर के सिचुएशन में वी विल ट्रीटेड एज अ जर्मन कंपनी, वी विल ट्रीटेड एज अ जर्मन। और हमने यहां पे कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट किया। तो वॉर के समय पे कोर्ट के पास पावर है कि वो कॉर्पोरेट व्हील को लिफ्ट करके ये देखे कि मैनेजमेंट और ओनरशिप किसके हाथों में है, इंडियंस या चाइनीज। सपोज चाइनीज, तो ये कंपनी को इंडियन नहीं चाइनीज कंपनी माना जाएगा। समझ रहे हो आप? जब तक सब कुछ ठीक है तब तक ठीक है, बट जिस दिन वॉर डिक्लेयर होगा ये हम नहीं मानेंगे। कंपनी अलग, मेंबर अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर अलग। कोर्ट के पास पावर है रियलिटी देखने का, और तब हम कॉर्पोरेट व्हील को कर सकते हैं लिफ्ट। यस और नो गाइज? सो डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट व्हील का लिफ्टिंग? पक्का 100%। 5 केसेस है कॉर्पोरेट व्हील कब कब लिफ्ट हो सकता है। एक फ्रॉड है, दूसरा है टैक्स बचाने के लिए, तीसरा है लीगल ऑब्लिगेशन, अगर आपको फॉलो नहीं करना है तब भी हम कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट कर सकते हैं। फिर होल्डिंग और सब्सिडरी, और लास्टली कंपनी कौन है, एनिमी या फ्रेंड है, वो डिसाइड करने के लिए भी कोर्ट कॉर्पोरेट व्हील को कर सकता है लिफ्ट। यस और नो गाइस? कल हमारा लेक्चर होने वाला है, और कल तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि कल हम देखने वाले प्रमोटर कौन होता है और कंपनी को इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं। कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप सीख जाओगे। सोचो 18 साल की उम्र में कितने आगे जा रहे हो आप जिंदगी में, बहुत आगे जा रहे हो। Time I will tell. I was thinking of taking it in the morning, but some people have Eid, na, is a very big festival for them. So that is why I have decided I will take the class at 12 o'clock. 12 noon before lunch. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है. I don't have any classes except for your class. बट फिर अगर इन लोगों का फेस्टिवल है, सो वी शुड थिंक अबाउट एवरीवन ना. कल जाके अगर गणेश उत्सव रहेगा तब ये लोग भी समझेंगे हमें, ठीक है? तो ऐसा नहीं करता है, सबके बारे में सोचना है. सो कल क्या सिर्फ लॉ का है ना, तो इसलिए हम कल 2 घंटे लॉ पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको लगना चाहिए हाँ आके हमने कुछ तो किया है. तो 12 से 2 में आपकी क्लास खत्म हो जाएगी. एक काम करते हैं, आप 11:30 बजे आओ तो 12 बजे तक क्लास चालू होता है, छुट्टी नहीं होगा. 11:30 आओगे क्या आप लोग? 11:30 is a better time, तो 1:30 तक we are done. So then you all can have your lunch and then you all are free to roam around Saturday, Sunday. So okay, fixed 11:30 we are meeting tomorrow, okay? 11:30. Thank you so much. See you tomorrow. Bye bye. Bye bye everyone, virtual students.